बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वासमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका और इस वक्त जाहिर है कि 249 का हल्का सबसे अहम गुफ्तगू है जिसके ऊपर हम करेंगे, लेकिन उससे पहले जो बहुत ही अहम और संजीदा और सीरियस मौजू है वो है पाकिस्तान के अंदर गुज़िश्ता 24 घंटों में 5480 कोरोना केसेस जो है वो मुस्बत साबित हुए हैं और 151 अमवात हुई हैं। कल हाईएस्ट रेशो थी, 200 से ऊपर लोग कल वफात पा गए थे। अब तक पाकिस्तान में तकरीबन 20 लाख कोरोना वैक्सीन की जो डोजेज हैं वो लग चुकी हैं और जून 21 तक पाकिस्तान के अंदर वैक्सीन की तादाद 1,87,00,000 हो जाएगी। आज कुछ और भी वैक्सीन पाकिस्तान आई है जिसकी तकरीबन कुछ 7 लाख कहा जा रहा है वैक्सीन हैं जो कि पाकिस्तान पहुंची है और जून में 63 लाख वैक्सीन आएगी। लेकिन ये आपको बता दें कि इस वक्त जो IHMV जो कि ME अमरीकी इदारा है वो ये कहता है कि अगर यही सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर रही तो अगस्त तक पाकिस्तान के अंदर 28,000 अमवात हो जाएंगी। सूरत हाल इससे भी ज्यादा गंभीर है जो कि आज डॉन अखबार ने शाया की है, लेकिन उसकी डिटेल में मैं इसलिए नहीं जा रही कि खौफ व हरास तो होना चाहिए लेकिन इस हद तक नहीं, सिर्फ एहतियात जरूरी है जो कि पाकिस्तानियों को करनी है और उसके साथ साथ जो वैक्सीन है उसकी तादाद बढ़नी चाहिए जिसपे अभी तक कोई पाकिस्तान के अंदर सच हमें नजर नहीं आता कि कोई बहुत ज्यादा हंगामी सूरत हाल है कि वैक्सीन का बंदोबस्त जो है वो किया जाए। इसके साथ साथ ये भी आपको बता दें कि रीजन के अंदर भी पाकिस्तान इस वक्त सबसे नीचे है वैक्सीनेशन के अमल में। बांग्लादेश में अब तक 10% आबादी को वैक्सीन लग चुकी है, नेपाल में 47% आबादी को लग चुकी है। छोटे मुमालिक है लेकिन उसके बावजूद बांग्लादेश तो खैर आबादी में काफी बड़ा है। श्रीलंका में 40% लोगों को लग चुकी है। म्यांमार जैसे मुल्क में 31% लोगों को वैक्सीन लग चुकी है और अब तक पाकिस्तान में सिर्फ 0.04%, सिर्फ 0 से 4 जो इशारिया है वो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर लोगों को वैक्सीन लगी है जो आटे में नमक से भी कम की मिकदार बनती है इस वक्त। तो पाकिस्तान को इस वक्त बहुत संजीदा तरीके से इस मामले को आगे लेना पड़ेगा वरना अगस्त के महीने के अंदर जो प्रेडिक्शंस हो रही है पूरी दुनिया में वो बहुत खतरनाक है और पाकिस्तानियों को खुद भी बहुत एहतियात करनी है। पाकिस्तान के अवाम को अगर आप एक ईद बगैर शॉपिंग के गुजार लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको जिंदा रहना है तो बहुत सारी ईदें आप कर सकेंगे लेकिन आपको बचना जरूरी है। खुदा का वास्ता है हुकूमत के, पाकिस्तान की रियासत के अवाम जो है वो खुद उनका साथ दें और अपना ख्याल खुद रखें। इसके साथ साथ जो दूसरी बड़ी स्टोरी है वो कराची का 249 हल्का जिसमें इस वक्त पोलिंग खत्म हो चुकी है और अब नतीजे बरामद हो रहे हैं और नतीजे बड़े दिलचस्प हैं। यूं कहा जाए कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज इस वक्त थोड़ी लीड ले रही है लेकिन बड़ा नेक टू नेक मुकाबला है। मंदोखेल साहब जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कंटेस्टेंट हैं और उनके बाद तहरीक लब्बैक भी इस वक्त काफी अहम और बेहतर पोजीशन में वहां पे नजर आ रही है। मैं खास आपको पोजीशन यूं नहीं बता रही कि भी गैर वाजे है, गैर हतमी है, लेकिन जो अब तक नतीजे सामने आ रहे हैं गैर सरकारी उसके मुताबिक हम आपको बता रहे हैं और ये भी बताया आपको कि इसमें PSP यानी मुस्तफा कमाल साहब भी हैं और दीगर लोग भी इसमें, लेकिन टर्न आउट इस हल्के का बहुत कम रहा है जो कि 10 से 12% रहा है जो कि बिल्कुल बहुत ही कम है। सो अब जो जीतेगा उसका क्या होगा, उसको किस तरह से आगे बढ़ना है और कितना इंपॉर्टेंट होगा ये देखना कि कौन यहाँ पे मैदान मारता है क्योंकि ये काफी पाकिस्तान की निगाहें जो है इस वक्त उधर लगी हुई है। तीसरा जो बड़ी बात है वो बशीर मेमन साहब की के इंकशाफात हैं जो कि जारी हैं। आज वजीर आजम ने कुछ एंकर्स को बुलाया था और उसमें उन्होंने तरदीद कर दी उन सारी बातों की जो कि बशीर मेमन साहब कह रहे हैं, सिवाय इसके कि उन्होंने कहा ख्वाजा आसिफ के खिलाफ अकामे की तहकीकात उन्होंने कही थी और ये भी कि खातून अव्वल की तस्वीर के ऊपर उन्होंने किसी किस्म का कोई भी ऑर्डर नहीं दिया था। बहरहाल जो उन्होंने इंकशाफ किए थे बशीर मेमन साहब के उसके ऊपर जुडिशल कमीशन बनना चाहिए कि नहीं इसके ऊपर भी बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। और पीपल्स पार्टी जो है उसके लिए आज मौलाना ने कुछ दरवाजे खोले हैं PDM के लिए कि दरवाजे जो बंद किए थे वो क्या डेवलपमेंट है और वो क्यों है। क्या शहबाज शरीफ साहब की एंट्री के साथ ही ये एक सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप हुआ है या फिर जो मौलाना है उनको उनके ऊपर थोड़ा प्रेशर भी आया है या वो ये समझते हैं कि अब PDM को दोबारा मुत्तहिद होना चाहिए तो ईद के बाद उनका लाएमल क्या होगा इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है जनाब ओन अब्बास साहब जो कि सेनेटर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद है जनाब तलाल चौधरी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा और साबिक वजीर दाखिला भी रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहतरमा नफीसा शाह साहिबा में ज्वाइन करेंगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, रुकने कौमी असेंबली है। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तलाल चौधरी साहब आपके पास आती हूँ। आप एक तो ये बताइएगा कि अभी
शुरू कर लेते हैं NA 249 अभी तक के जो नतायज हैं उसमें तो मिफ्ता इस्माइल आगे हैं, गैर सरकारी नतीजे हैं ये, और कुछ भी हो सकता है क्योंकि टर्नआउट भी कम था और अभी हम देख रहे हैं कि काफी कम मार्जिन के साथ जो है वो लोग जो हैं वो एक दूसरे के साथ कंटेस्ट कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ अलबत्ता भी 6-7वें नंबर पे है अभी तक, हो सकता है आगे जाके वो तीसरे या चौथे पे आ जाए, लेकिन क्या आपको लगता है इस नतीजे में क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए आसमा, आप जानती हैं कि सिंध अमूमन जो है PMLN का कोई फेवरेट या कोई हमारी होम ग्राउंड नहीं रही, और अनफॉर्चुनेटली हम बहुत देर से बात तवज्जो भी नहीं दे सके जिस तरह हमें बात तवज्जो देनी चाहिए थी सियासी तौर पर। तो वहां पर अगर हमारा इस वक्त हम आगे जा रहे हैं तो ये एक अपसेट आप इसको कह सकती है, या इसको कोई आप डस्का हमारा जीत जाना, वजीराबाद जीत जाना, या इसी तरह पंजाब और जो हमारी KP की जहां हम बड़े स्ट्रांग है जीत जाना जो है वो शायद इतनी बड़ी खबर नहीं है। यहां पर हमारा मुकाबला कर जाना ही बहुत बड़ी खबर है। और जबकि लोग जानते हैं कि कोई सूबे की हुकूमत, कोई वफाक की हुकूमत नहीं है, उसके बावजूद मेरा ख्याल है कि ये एक बड़ी बात है कि PMLN जो है वो कराची से बाय इलेक्शन में, ये कोई जनरल इलेक्शन भी नहीं, बाय इलेक्शन में वो, और बाय इलेक्शन जबकि एक सूबाई हुकूमत का जो है उसका उम्मीदवार भी वहां पर मौजूद है, वफाकी हुकूमत का उम्मीदवार भी मौजूद है, उसके बावजूद अगर हम आगे जा रहे हैं या मुकाबले में हैं तो ये हमारे लिए बड़ी हौसला अफजा और बड़ी खबर है। और कहते हैं नवाज शरीफ तो खत्म हो गया है, अब तो जहां हमारा वोट था नहीं वहां से अगर हम मुकाबले में या आगे जा रहे हैं तो नवाज शरीफ का नजरिया जो है, मैं आपको बता दूं, जैसा बयानिया की वजह से वोट मिल रहा है। देखिए वोटर आजकल बड़ा वेल अवेयर्ड है, सोशल मीडिया उसके अपने हाथों में जो मोबाइल है वो उसको दुनिया भर की खबर है, और वो इतना लाइलम नहीं है। यानी ये नहीं हो सकता कि अगर लगे कि नवाज शरीफ की सियासत खत्म है या नवाज शरीफ के बयानियों को पसंद नहीं कर रहे तो वो वोट दे। और ये लगातार तीसरा चौथा इलेक्शन है। अगर आप देख लें KP का इलेक्शन हमने जीता, डस्का का जीता 2 दफा, उसके बाद वजीराबाद जीता, और अब ये इलेक्शन में नवाज शरीफ और उसका बयानिया जो है वो सूबाई और वफाकी हुकूमतें होने के बावजूद अगर हम कराची में आगे जा रहे हैं तो ये बड़ी खबर है। अच्छा, ये एक बड़ी खबर है, लेकिन ओन अब्बास साहब इसका बयानिया तो PMLN कह रही है उनका पॉपुलर हो रहा है, लेकिन परफॉर्मेंस का भी बड़ा असर है। वावडा साहब ने ये छोड़ी है नशिस्त, वहां पे अगर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होती तो बेहतर होती। देखिए बीबी, जो इंटरम इलेक्शन होता है, बाय इलेक्शन, वो जनरल इलेक्शन से बहुत मुख्तलिफ होते हैं, उसके अपने डायनामिक्स होते हैं। वो आप इस तरह नहीं कह सकते कि वेव चल रही होती है और वो साथ वाले हल्कों में इम्पैक्ट डाल रही होती है। सो इस इंटरम इलेक्शन का आप जनरल इलेक्शन से कंपैरिजन नहीं कर सकते। अगर आप 2018 के इलेक्शन का रिजल्ट देख रहे हैं तो फैसल वाडा और शहबाज शरीफ साहब का डिफरेंस 700 वोटों का था। 34,700 कुछ पे फैसल वाडा थे, 7 पे शहबाज शरीफ आए थे। और इस पर्टिकुलर जो एक कॉन्स्टिट्यूंसी है बल्दिया टाउन की, ये मिनी पाकिस्तान कहा जाता है। हर किस्म की कम्युनिटीज, बलोच वोट कम है यहाँ पे, पंजाबी और पश्तून और बहुत ज्यादा वोट है। और वहां पे जो वोट है इस नॉर्मली जो होता है वो लोग इस बेस पे नहीं, वहां पे थोड़ा सा जमान और बाकी इश्यूज की वजह से वोट बहुत ज्यादा देखे जाते हैं। अब परफॉर्मेंस की वोट पे अगर बेस देखी जाती तो हमारा कोई लोकल गवर्नमेंट तो मौजूद ही नहीं है। सिंध में अगर आटे चीनी की कीमतें ज्यादा हैं तो उससे इमरान खान साहब को कोई ताल्लुक नहीं है, वो लोकल सिंध गवर्नमेंट का इशू है। परफॉर्मेंस के ऊपर सिंध में कोई वोट किसी को नहीं पड़ रहा, बहुत सारे फैक्टर्स काम कर रहे हैं। आप देखिए वहां पे इस वक्त 7 के करीब कैंडिडेट्स हैं जो कि बहुत ज्यादा हाई रैंकिंग में, पीपल्स पार्टी परफॉर्म कर रही है वोटिंग में, नून लीग ले रही है, PTI ले रही है, लबैक का वोट है, PSP, 5 ऐसे वोट्स हैं जो कम से कम 15,000 से क्रॉस कर रहे हैं। ऊपर से वोटिंग की रेशोज रोजों की वजह से 10% कम है। सो जीतने का मार्जिन 1,000-1,500 किसी का भी हो सकता है। मुझे नहीं पता कि हमारा उम्मीदवार जीतेगा या हारेगा, बट इसको हमारी परफॉर्मेंस से रिलेट नहीं किया जा सकता, मतलब ना इसको आप उनके नैरेटिव से रिलेट। ये लोकल इश्यूज होते हैं। अब मिफ्ता इस्माइल का मैं देख लूं कि उनका बैकग्राउंड है कैंडीलैंड का, एक अरबोपति आदमी है। अमजद अफरीदी जो हमारा, अमजद अफरीदी का कंपैरिजन करें ना, अमजद अफरीदी का मैं आपको कारोबार बता दूं, अमजद अफरीदी जनरेटर जो है वो किराए पे देता होता है और एक उसका छोटा सा जिम है जहां पे वो फिटनेस का इंस्ट्रक्टर का काम करता है। अब उसके मुकाबले में आप एक अरबोपति को लड़ा दे। और मर्जी की बात यह है कि जब प्राइम मिनिस्टर टिकट का फैसला कर रहे थे, जिन लोगों ने हमारी टिकट के लिए अप्लाई किया तो वो अरबोपति थे, और अगर सिर्फ उनको टिकट ही दे तो अगले इलेक्शन का खर्चा पूरा है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने एक 13 साल पुराने कारकुन को, यंगस्टर को वोट दिया, और यही कुछ
جب سینٹ کا الیکشن ہو رہا تھا تو اس وقت بھی اعجاز چودھری صاحب, سیف اللہ نیازی صاحب اور مجھے سب سلیکٹ کیا, تو ہمارے مقابلے میں اربوں پتی لوگ سے. میرے خیال میں پرائم منسٹر ایک تھوڑا سا کمپیرزن کروں, میرے خیال میں ہار جیت تو بات کی بات ہے, لیکن پرائم منسٹر کی جو سلیکشن ہے, جو سوچ ہے کہ وہ ایک نئی لیڈرشپ لے کے آنا چاہ رہے ہیں, ینگسٹرز کو پروموٹ کرنا چاہ رہے ہیں, کہ وہ لائلسٹ جو کہ کئی عرصے سے دوڑ رہے ہیں ان کو لے کے آ رہے ہیں, اور وہ ارب پتی جو ایک کانسیپٹ ہے نا MNs, MP اور سینیٹرز کا, اس کلیشے کو توڑنے میں اس کا بہت امپورٹنٹ رول ہے. لیکن یہ 2018 میں پھر فیصل واوڈا صاحب کو بھی ٹکٹ دیا گیا تھا, وہ جیتے بھی تھے, اور ہم بھی کچھ سیکھے ہیں. اب دیکھیں, اگر میرے مقابلے میں جو ٹکٹ اپلائی کیا تھا وہ 100 بندے میرے سے پرچیز کر سکتا ہے, اس کو ٹکٹ نہیں دیا, مجھے ٹکٹ دے دیا, اور ہمیں سے کچھ ایسے لوگ ہیں. اب خان صاحب آفٹر فیو ایئرس 3 سال کے بعد اب وہ کہہ رہے کہ اب فاروق حبیب کو بھی آپ بنا دیں وزیر, پی ٹی آئی کے لوگوں کو آپ کر رہے ہیں, پہلے کرنا چاہیے. ہار جیت کا نہیں ہے, لیکن ایک امجد آفریدی بہت سارے ورکرز کو موٹیویٹ کرے گا, اور آنے والا الیکشن جو ہے نا وہ ایک بہت بڑی چینج لے کے آئے گا. اگر وہ جیت جاتے ہیں تو ہار جیت کا ایشو نہیں ہے, ٹرسٹ می, اٹ از, یہ ایک ویو کریٹ ہو. ہماری ٹکٹوں کے بعد جو سینٹ کا حال ہوا ہے اس کے بعد ایک بڑی پازیٹو چینج ہے, اور آپ اس میں ہار جیت کو میٹر نہیں کرتے. میں 2023 کا اچھا, یہ اچھی بات ہے, آپ نے اچھی بات کی کہ اب پی ٹی آئی کے ورکرز کو جو ٹکٹ مل رہے ہیں تو اس کا امپیکٹ ہوگا, مگر آج تو ابھی تک تو میرا خیال ہے, میں نے جو دیکھا ہے, مجھے اگر وہ بتا دیں تو 6 یا 7ویں نمبر پہ اس وقت امجد آفریدی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن جیتی ہوئی سیٹ ہے آپ کی, وہ اس پہ کھڑے ہو کے کرنا, ہم صرف 700 ووٹوں سے جیتے تھے, اور اگر آج بھی 1000, 2000, 3000 سے ہار جیتے, یہ کوئی بڑا ایشو نہیں. بٹ ماشاءاللہ پازیٹو, ٹھیک بات ہے. نفیسہ, پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ, یہ یہاں سے 2 بار پی ایم ایل این جیتی ہے. پیپلز پارٹی کسی زمانے میں 1 بار جیتی ہے, کوئی پتہ نہیں 70s میں یا کسی اس طرح سے, کبھی پیپلز پارٹی کی یہ سیٹ تو نہیں رہی. لیکن آج مندو خیل صاحب جو ہے وہ سنا کہ اچھا مقابلہ کر رہے ہیں, وجہ کیا ہے؟ جی, یہ وہی وجہ ہے جس کی وجہ سے پی ٹی آئی ہار رہی ہے. ان کی پرفارمنس, یقیناً جو انہوں نے اذیتیں دی ہیں اس ملک میں, اس کا خمیازہ یہ بھگت رہے ہیں, اور یہ پہلا نتیجہ ایسا نہیں ہے اب, اور یہ پیپلز پارٹی کی حکمت عملی ہے جس کی وجہ سے اگر پی ایم ایل این بھی آگے ہے, پیپلز پارٹی بھی آگے ہے. یہ حکمت عملی ہماری تھی کہ الیکشن میں ان کو ٹف ٹائم دے, الیکشن کے ذریعے ان کو ایکسپوز کرے, اور پچھلے 2-3 ماہ میں جتنے بھی بائی الیکشن ہوئے ہیں وہ اپوزیشن کی جماعتوں نے جیتے ہیں, وہ سندھ میں ہو, وہ پنجاب میں ہو, وہ خیبر پختونخوا میں ہو, تو اپوزیشن جو ہے وہ جیتی ہے, اور پی ٹی آئی نے لوز کیا ہے. انہوں نے اپنے نمبرز لوز کیے ہیں, انہوں نے اپنے سیٹیں مگر نفیسہ, اس میں تو آپ نے پی ڈی ایم ٹوٹ چکی تھی. اگر مفتہ کو آپ لوگ سپورٹ کرتے, مفتہ اسماعیل کو, پی ڈی ایم ایک اچھا کینڈیڈیٹ وہاں پہ جتوا سکتی تھی. خیر ابھی بھی وہ لیڈ لے رہے ہیں مفتہ اسماعیل, لیکن اچھا ہوتا کہ آپ لوگ مل کے کرتے. وہاں پہ بھی ڈویژن ہو گئی, پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم میں بھی لڑائی ہو گئی, وہاں پہ بھی ڈویژن ہو گئی. تو میرا خیال ہے کہ سب نے انڈیپینڈنٹ حیثیت میں اس الیکشن کو لڑا ہے. دیکھیے, پی ڈی ایم بالکل ایک الیکٹورل الائنس نہیں تھا, وہ ایک الائنس تھا اس ملک میں جو اس وقت جمہوریت کچل رہے ہیں, جو انسانی حقوق کو پامال کر رہے ہیں. یہ ساری جو موومنٹ تھی, ایک بار پھر جمہوریت میں جو گیمز ہم نے کیے تھے اس کو پرزرو اور پروٹیکٹ کرنے کے لیے وہ تھا, اور اس کا ایجنڈا بھی یہی تھا. یہ کبھی بھی الیکٹورل الائنس نہیں تھی, لیکن یہ یقیناً ہم نے ایک دوسرے کو اسپیس ضرور دیا جب پی ڈی ایم ساتھ تھی. لیکن اس وقت جتنی مس انڈرسٹینڈنگ ہیں, تو اس وقت اب جب تک یہ بحال ہوتی ہیں یا پی ڈی ایم جو ہے اس کا آگے جو لائے عمل بنتا ہے وہ تو اپنی جگہ پر, لیکن جو فیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ اپوزیشن کی جماعتیں لیڈ کر رہی ہیں, ان کے نمبر جو ہے وہ بہت آگے ہیں, اور پی ٹی آئی جو ہے وہ جو اپنی جیتی ہوئی سیٹ جو ہے لوز کر رہی ہے. یقیناً اس میں جو فیصل واوڈا صاحب کا کردار تھا, جو تنقید وہاں تھی, تو اپنے حلقے میں لوٹ کے نہیں گئے, حالانکہ انہوں نے کوئی کمٹمنٹ کی تھی کہ میں جا کے وہاں بیٹھ جاؤں گا. تو یہی یو ٹرنستان جو انہوں نے بنا اچھا, ابھی یہ بات جو ابھی طلال چودھری صاحب نے بھی کہی ہے, بلکہ میں پوچھ ہی لیتی ہوں طلال چودھری صاحب, جیسے نفیسہ کہہ رہی ہے کہ اپوزیشن لیڈ کر رہی ہے, یہ اچھی بات ہے, لیکن آپ کے اوپر ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ کراچی کے اندر ایک ویکیوم تھا ایم کیو ایم کے کمزور ہونے کے بعد, اور ان کی جو بڑی جماعت تھی اس کے خاتمے کے بعد, تو آپ لوگوں نے پی ایم ایل این نے وہاں پہ انویسٹ نہیں کیا, آپ نے کراچی کو اگنور کیا. وہاں پہ وہ ویکیوم کو فل کر سکتی تھی پی ایم ایل این, نہیں کیا. وجہ کیا تھی اس کی؟
थोड़ा सा मैं इस पे आपको लेके जाता हूं पीछे। जब कराची ऑपरेशन शुरू किया गया, जब उसके बाद हमने कराची के लिए बड़े मंसूबे दिए, तारीख में पहली दफा मोटरवे PMLN ने दी सिंध को, कराची को अमन दिया। आपको पता था कि अभी 2013 से पहले वही फौज थी, वही रेंजर्स थी, वही गवर्नर थे, वही सूबे के वजीर आला थे, मगर सिर्फ फर्क था तो नवाज शरीफ का था। अमन हुआ, फिर हमने सबको साथ बिठाया, हमने उसके वक्त आपका K4 पानी का दिया, हमने वहां ट्रांसपोर्ट के लिए ग्रीन बस लाइन दी, मगर हमने वहां पर हमारी पार्टी के अंदर से मियां साहब पर प्रेशर था कि आप अपने लोगों को आगे लेकर आए, पॉलिटिकल माइलेज लें। लेकिन मियां साहब का फोकस जो था वो डेवलपमेंट और पॉलिटिकल माइलेज पर नहीं था, और हमने अपनी पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश नहीं की, अपने लोगों के थ्रू डेवलपमेंट नहीं की, हमने बल्कि कराची और सिंध के लिए काम किया। और ये आपकी बात ठीक है कि ये जो वैक्यूम है, शायद हमारा वो जो एक नेशनल लेवल की सोच थी मियां नवाज शरीफ की कि सर्व करना चाहिए, सीट निकलती है या नहीं निकलती, और हमने वहां पर दूसरी पार्टियों को आगे किया, पीपल्स पार्टी को किया, PTI को किया, इवन MQM के वो जो लोग थे उनको साथ रखा। तो सो हम ये आपकी बात आप कह सकती हैं कि अगर हम मेहनत करते हैं, जितना हमने काम किया है, कराची का अमन आप देख लें, उसका कोई नेमुल बदल ही नहीं है। और कराची कॉन्स्टिट्यूएंसी जाहिर है पीपल्स पार्टी की, लेकिन अमन के बगैर तो कुछ भी नहीं। देखिए ना, पिछले इलेक्शन में अब्बास साहब आपकी जमात को कराची ने वोट दिया और बहुत बड़ा वोट दिया। आज भी आप इस हल्के में देखें तो नौजवान वोटर नहीं निकला, बुजुर्ग वोटर निकला है आज। अगर वो निकलता, जो कि मायूस है जाहिर है आपकी जमात से, तो आपकी पार्टी की पोजीशन ठीक होती। TLP जैसी जमात जो पिछली दफा 23,000 वोट ले रही थी, आज भी स्ट्रांग है आपसे ज्यादा वहां पे, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, TLP का जो वोट बैंक है वो अपना एक डेडिकेटेड वोट है, उसका अपना एक नजरिया, अपनी एक सोच है, और वो उससे टच में अब कम से कम नहीं होगा। वो आज नहीं, 2023 में भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। हमारे पास रूम बहुत कम था कराची, आप लोगों ने उसकी पूरी तैयारी और ग्राउंड बनाया। हमारे पास स्पेस बहुत कम थी। आप ये देखें, कराची पैकेज जो लेके आना था, जो कि 1100 था, उसमें 650 अरब हमने देना था, तो 450 अरब हमें सिंध गवर्नमेंट ने साथ कंट्रीब्यूट करना था, जिसके बाद कराची में जाके वो इम्प्लीमेंट होना था। जब आपकी लोकल फोर्सेज आपके साथ कोऑपरेट ना कर रहे हो, कंट्रीब्यूट ना कर रहे हो, तो वो ऑटोमेटिकली जो डेवलपमेंट का इतना बड़ा पैकेज फेडरल गवर्नमेंट ने देना था, जिसके बाद वो एक डेवलपमेंट का प्रोसेस स्टार्ट होना था, और हमारी परफॉर्मेंस गेज होनी थी, वो गेज ही नहीं हो पाई, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट हमारे साथ कंट्रीब्यूट नहीं कर। आप सिंध में बगैर सिंध गवर्नमेंट के कैसे काम कर सकते हैं? तो हमें परफॉर्मेंस का मौका मिल ही नहीं सका। आप भी तो सिर्फ जीरो पे फोकस कर रहे हैं, आपने शहर पे फोकस तो किया ही नहीं है। ये तो मैं मान सकता हूं कि फैसल वाडा वहां शायद गया हो या ना, ये कहलाता इशू है, लेकिन डेवलपमेंट के लिए रूम फेडरल गवर्नमेंट के पास बहुत जीरो से भी कम था। एंड क्योंकि सिंध गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट नहीं कर रही थी, गवर्नमेंट पीछे पहले भी थी, PMLN ने भी तो काम किया। वो देखे तो वहां के जो अपने नैरेटिव्स हैं वो डिफरेंट डायनेमिक सेल कर रहे थे। हमारे पास एक ही नैरेटिव था कि इमरान खान का नजरिया, जिस पे वो आफरीदी को हमने टिकट दिया, यंगस्टर को, और वो अगर इस वक्त तीसरे खाली नजरिए से पेट कहां भरता है, और कुछ नहीं था ना, हमारे पास आटा, चीनी, सड़कें, नालियां कुछ भी नहीं थे। हम सिर्फ इसे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का नाम लेके गए थे और एक यंगस्टर फेस को खड़ा कर दिया। अच्छा, और उसमें हमारे पास सेल करने मैं नहीं क्या क्विकली ब्रेक से पहले ये अच्छी बात आपने की कि आप लोगों ने डेवलपमेंट पे फोकस नहीं किया उस तरह से, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई। नफीसा, सिंध गवर्नमेंट जी तलाल आप कह दें, फिर मैंने जी आसमा, जरा मैं ऑन साहब से अर्ज करना चाहता हूं कि या तो इनकी गवर्नमेंट नहीं थी, अभी इलेक्शन ये पेशावर से भी परफॉर्मेंस पे हारे हैं, ये डस्का भी हारे हैं जहां इनकी गवर्नमेंट है, ये वजीराबाद भी हारे हैं, ये KP में भी हारे हैं, वहां एक पीपल्स पार्टी ने जीती, बाकी आप लोगों ने भी जीती एक वहां पे। जो देखिए, गुजारिश पता क्या है, परफॉर्मेंस जहां इनकी हुकूमत है या नहीं है, इनकी परफॉर्मेंस, ये वफाकी हुकूमत है इनके पास, कराची के पास, इनके कराची ना होता तो ये हुकूमत में ना आते। बेशक वो सिस्टम बैठाकर कराची की सीटें ली गई हैं, फैसल वाडा के थैले खुल जाते तो इसलिए खुल जाती, मगर चले छोड़े इस बात को। परफॉर्मेंस को अल्लाह की मेहरबानी से जीरो है ना जी। अब परफॉर्मेंस पे अब आप कहें मैं यंगस्टर को ले आया हूं, जब हारना होता है तो किसी को कुर्बानी का बकरा बना देते हैं, जब जीतना होता है तो फिर आप अब्दुल कादर को बलोचिस्तान से, फिर वो पैसे वाले सिगरेट वालों को KP से, और फिर आप टिकटें दे देते। अच्छा, मैं एक ब्रेक लेना चाहती हूँ, लेकिन फिर नफीसा से जरूर बात करूंगी कि पीपल्स पार्टी भी इस वैक्यूम को फील कर सकती थी जो कराची के अंदर है। लिसानी वजूहात है, कुछ और है, बहरहाल कितना मुश्किल था, ये डेवलपमेंट पे क्यों फोकस नहीं हुआ, इस पे बात करेंगे। लेकिन अब तक के जो जराए, जो गैर सरकारी नतीजे हैं, उसके मुताबिक नंबर 2 पे TLP आ चुकी है। तो ये क्या फैक्टर है, इसके ऊपर भी जरूर बात करेंगे ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। और ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे, रिजल्ट बड़ी तेजी से बदल रहे हैं। जो अब तक गैर सरकारी नतीजे हैं उसमें जो मार्जिन है टीएलपी का और पीएमएलएन का वो बहुत कम होता चला जा रहा है। नफीसा, इसको, इस एलिमेंट को आप किस तरह से देखेंगे? टीएलपी वो वैक्यूम फिल कर रही है इस वक्त कराची में जो मेन स्ट्रीम पार्टीज नहीं कर सकी। देखिए, अभी तो नताइज आ रहे हैं, लेकिन इसका पस मंजर यकीनन जो हाल ही में जो हालात हुकूमत ने क्रिएट किए, बिलखुसूस लाहौर में जो वहाँ कत्ल गारत हुआ, पहले जो इनका सो कॉल्ड एग्रीमेंट इन्होंने किया, फिर उस एग्रीमेंट के साथ जो कुछ किया उसके नतीजे में जो एक रिएक्शन हुआ, पुलिस के ऊपर हमले हुए, फिर उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने इनोसेंट सिविलियंस के ऊपर कत्लो गारत की हुकूमत ने, तो एक हो सकता है कि एक टीएलपी का जो वोट बैंक हो इस एंगल से कि अगर वहाँ एहसास महसूरी है तो इस तरीके से बड़ा हो। लेकिन अभी रिजल्ट्स आ रहे हैं और उम्मीद तो यही होनी चाहिए कि जो मेन स्ट्रीम पार्टीज हैं जो किसी तफरीक या किसी तफरुके या किसी मजहबी, बिल्कुल हम सब मुसलमान हैं, हम सब आशिक रसूल हैं, लेकिन एक मखसूस उसको एजेंडा बनाकर एक पार्टी बनाना जो मजहबी जमातों के लिए इज्जत है, लेकिन हम तो चाहते हैं कि जो मेन स्ट्रीम एजेंडा हो सर फहरिस्त और मेन स्ट्रीम पार्टीज जो है वो आगे। अच्छा, ये बात बिल्कुल सही बात है, लेकिन तलाल चौधरी साहब, अभी जो कलदम तंजीम है ये, उसको कलदम करार दिया गया। आज वजारत दाखिला में दोबारा अपील की गई है कि उस पर पाबंदी हटाई जाए। तो ये सारा कुछ दिनों के अंदर हुआ है, इससे वाकई प्रमोशन मिली है? और क्या जो तजिया निगार या बाज़ मुबस्सरीन कहते हैं कि ये पीएमएलएन के वोट बैंक को तोड़ने के लिए टीएलपी को ज्यादा प्रमोट किया गया, क्या ये बात दुरुस्त है? आसमा, अगर आपको याद हो, और मैं एनए 120 की कैंपेन में मरियम साहिबा के साथ मैंने तकरीबन बेगम कुलसूम नवाज की वो सारी कैंपेन की। एक्चुअली जो 2018 में जो इलेक्शन का जो तजर्बा था पहला, वो उन्होंने बाय इलेक्शन बेगम कुलसूम नवाज के इलेक्शन में किया। दो पार्टियां खड़ी की, हमारा जो क्योंकि मजहबी लिहाज से दो फिरकों का बहुत वोट है और पीएमएलएन के बड़ा करीब है अहले सुन्नत, उसको उन्होंने तहरीके लब्बैक के नाम पर, उस वक्त ये जमात अभी रजिस्टर नहीं हुई थी, इसका निशान था उस वक्त बल्ब और ये जो एनर्जी सेवर, और दूसरी उन्होंने खड़ी की मिल्ली मुस्लिम लीग, जो कि आज क्या कहते हैं, जो कि आप हाफिज सईद साहब ही उसके लश्कर तैयबा के, जी वो उसका तजर्बा, और वहां पर हर मस्जिद को वो मुखालफ पोलिंग ऑफिस बना हमारे खिलाफ, यानी जुमे की नमाजें, फतवे और कुरान पाक और स्पारों पर हाथ रखकर वोट लेना, और हमें कश्मीर के गद्दार के वो चौकों में वहां पूरी मूवियां तस्वीरें दिखाई जानी, फिर हमें तौहीन रसालत का मुजरम बनाया गया। सो ये सारा खेल जो था, जो 2018 में जिसका इन्होंने तजर्बा किया, उसका वो पहला तजर्बा जो था वो एनए 120 बेगम कुलसूम नवाज का इलेक्शन था, जो मैंने अपनी आंखों से देखा कि इसमें आप यकीन करें कि इन दो जमातों की एडवर्टाइजमेंट, हमारी बड़ी जमातों थे जिसमें हम भी थे, पीटीआई की उस वक्त ये जो वजीर सेहत है वो थी, पीपल्स पार्टी भी थी, हमारी उस वक्त एडवर्टाइजमेंट और कैंपेन हमें लगता था कमजोर है। इस तरह मुनज्जम और आप रिसोर्सेज और चीजें जैसे उसमें डाली गई, मगर मुझे ये बताइए निकला क्या? देखिए ना, जब आप इस तरह की जमातें बनाएंगे, हजार रुपए बांटेंगे, जब आप ये काम करेंगे, फिर आपके सर पड़ेंगी, फिर आप आखिरकार आपको फिर भुगतना पड़े। और ये तजर्बा 70 साल से कई दफा किया है। लेकिन अभी भी ऐसी इत्तलात हैं, बिल्कुल आप जैसे ऑन अब्बास साहब वजीर दाखिला साहब ने खुद हमारे इंटरव्यू में कहा, और आपकी पार्टी के लोग भी कहते हैं कि अगले इलेक्शन में आप अलायंस कर सकते हैं टीएलपी के साथ। तो क्या इसलिए ये सारा कुछ जो बीच में हुआ है, ये इसलिए हुआ है? नहीं, और ये तो बहुत खतरनाक हो जाएगा। जो रीसेंट इवेंट्स अभी पिछले दिनों में यहाँ पे पाकिस्तान में हुए हैं, उसकी वजह से जो रेपरकशंस 2023 के इलेक्शन, उसको डिफाइन करना भी किसी के पास में बहुत प्रोजेक्शंस बहुत ग्रे एरियाज में मौजूद है। अगर आज का रिजल्ट कुछ इस तरह इंडिफरेंट आ जाता है जैसे आप प्रोडिक्ट कर रही हैं, फिर ये थोड़ा सा, मैं भी कुछ प्रोडिक्ट नहीं कर रही, मैं तो ये कह रही हूँ नंबर 2 पे आना भी हमारे लिए अचंभे की बात, थोड़ी सी गाइडलाइंस हो सकती है। लेकिन अगर आप हिस्टोरिकल रिकॉर्ड चेक करें, मुझे अफसोस है क्योंकि ऑब्वियसली जब पिछली दफा धरना हुआ था टीएलपी का, तो उस वक्त इंटीरियर मिनिस्टर भी थे, इनके साथ इशू
बने होंगे, लेकिन आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाएं तो 1990 की जो सियासत थी वो भी इन वाकयात से भरी पड़ी है। मैं तो सर सियासत में नहीं था, शायद चौधरी साहब या नफीसा भी उसमें हो। अगर आपको याद हो, बखर में एक जलसा हुआ था, मैंने उसका ना एग्जैक्ट वो तराशा जोड़ के रखा हुआ था, जिसमें नवाज शरीफ साहब तकरीर कर रहे थे और वो फरमा रहे थे कि 24 अक्टूबर 1990 का दिन मोहब्बतान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और गुस्तखान रसूल के आपस में लड़ाई का दिन है। बेनजीर भुट्टो कह रहे थे। और क्या जी, IGI की कामयाबी की दुआएं जो है मक्का पाक हरम में, और उनकी बेनजीर भुट्टो की दुआएं इसराइल में मांगी जा रही हैं। और अगर सलमान रिश्दी ने कहीं कहा था, मलून ने, कि अगर मैं पाकिस्तानी होता मैं बेनजीर भुट्टो को, तो सियासत में ये जो एलिमेंट है वो लाने वाली जमात भी वही है जो कि जिसको तलाल चादी साहब यहाँ बैठ के डिफेंड कर रहे हैं। आज वो जो फसल लगाई थी ना, वो वही थी। आज होता पर क्या जा रहा है, आज अब वो सरायत कर चुकी है। अब ये चीजें आपकी सोसाइटी का पार्ट है। ये बनाया गया है, दे मेड इट, दे स्टार्टेड इट। उनको उस वक्त जरूरत थी, इन्होंने इनिशिएट किया और आज वो एक हकीकत बन चुका है। अब हम माने या ना माने, किसी हवाले से भी, चाहे वो जमात उल दावा है या कोई भी है, वो अपना एक वोट बैंक रखते हैं। आप कलदम करार दें, वो नाम चेंज कर लेंगे। आज उनकी एप्लीकेशन आई है, होपफुली उस पर डिसीजन भी हो जाएगा, लेकिन 2023 का इलेक्शन हर बंदे को देखना पड़ेगा कि वो किस, और उनको निगेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। पॉजिटिव होगा तलाल चॉइस। मैं देखिए, बात यह है कि जो उनको ऑलरेडी एक ट्वीट भी है, लोगों के पास सोर्सेज भी हैं कि जिस जहाज से लाहौर से बुलाकर पिंडी मिलाया गया और वहां पर ही उन्हें कह दिया गया था कि ये सब कुछ जो हो गया, हमसे एक दफा गलती हो गई, इसे हम ठीक कर देते हैं, तो ये बिल्कुल ठीक होने, ये देखे ना, ये बहाल होने जा रही है। ये पूरी की पूरी, देखिए मेरी बात सुने, अगर हमने गलतियां की 90s में, फिर हमने सीखा, हमने कफारा अदा किया, हमने उसका, आप बार बार पाकिस्तान को पीछे ना लेके जाए। ऐसे अगर कुछ गलत हुआ, मैं एक छोटी सी ब्रेक ले लूं चॉइस साहब, इसके बाद आते हैं इसके ऊपर भी कि अब आगे क्या हो सकता है इसके ऊपर, क्योंकि ये काफी अहम मामला है और इलेक्शन भी ये अहम है 249 का। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और जो गैर सरकारी हतमी नतीजा है इस वक्त NA 249 का, वो मुस्तकिल बदल भी रहा है, लेकिन जाहिर है कि इस वक्त लीड अब तक, कल क्या होता है, अगले कुछ लम्हों में क्या होता है ये नहीं पता, वो PMLN की है। नफीसा, अब अगर TLP या बाकी जो एलिमेंट्स हैं, पॉलिटिकल भी हैं, पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं, पाबंदियां भी हटती हैं, मगर आप क्या देखती हैं अगले इलेक्शन से पहले सफबंदी क्या होगी? देखिए, जैसे मैंने कहा कि अगर इस मुल्क को हमें आगे लेके जाना है तो तफरीक की जो सियासत है उसको तर्क करना होगा। और इसमें हम माजी में ऑफ कोर्स एस्टैब्लिशमेंट को जरूर इसमें ब्लेम करें जितना भी करें, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज ने भी अपीजमेंट की सियासत की है। और अभी तलाल साहब कह रहे थे, जो बिल्कुल अपनी जगह वो वजह है, लेकिन ये खुद याद करेंगे कि हमने पार्लियामेंट में खुद इस किस्म की स्पीचेस और उस वक्त की ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से इन चीजों को हवा दी जाती थी, वहां पार्लियामेंट में नारे लगते थे। तो ये सियासत जो है, मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स जो है, अगर हम अपने एजेंडा पर चल के, और ये जो रिलीजियस एजेंडा है, यकीनन वो हमारा आइन तो एक क्लियरली कहता है कि इस्लामिक आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, इस्लामिक स्टेट है आपका। उसके बाद इस चीज को हटाकर हम जनरल मेन स्ट्रीम इंसानियत की बात करें, बैरुल मजहब की बात करें, और ये एजेंडा हमें आगे लेके जाना चाहिए। अच्छा तलाल साहब, अभी आपको सफबंदी क्या, आपको क्या लग रही है? TLP तफरीक की सियासत को पीछे हटाना, बिल्कुल, अगर TLP को सपोर्ट मिल रही है तो TLP क्या PTI के लिए भी नुकसानदेह कल को साबित हो सकती है? देखिए, यहाँ पर करना क्या है, ये क्यों सारी जमातें पैदा की जाती हैं? एक्चुअली जो नेशनल पार्टीज हैं उनको किसी ना किसी तरह कट टू साइज करना है, और एक प्रेशर ग्रुप या एक ऐसे लोग जिसपे ये कहा जा सकता है कि वो किसी गोली से भी नहीं डरते, और वो ना सिर्फ इलेक्शंस के दौरान बल्कि हुकूमतें बनने के बाद भी उनको इस्तेमाल किया जाता है। सो इतराज उनकी सियासत पे नहीं है, उनकी पीछे से तारे हिलाने पे है। खुदा के लिए ये मुल्क के मुफाद में नहीं है। फिर आप फेटक में भुगतते हैं, फिर आप तो अब रहती इस्लामाबाद रहती हैं, आपको पता है कि जितने डिप्लोमेट हैं क्या बात करते हैं एटमी पाकिस्तान के बारे में, कि जब 2-2.5 हजार आदमी आपको यरगमाल बना लें और पूरे का पूरा मुल्क जो है वो स्टैंड स्टिल पे आ जाए, तो सो गुजारिश ये, सियासत करना सबका हक है। मगर TLP यूज और अब्यूज हुई है, और वो PTI
कि इक़्तिदार की कुर्सी तक पहुंचाने में वो और बिल्कुल अब्बास साहब, यूज हुए हैं। अच्छा ये इस पे कमेंट आप कर देंगे। मैं नफीसा बीबी की बात से एग्री करूंगा कि अपीसमेंट की जो सियासत है ना, वो एज अ होल नेशनल पॉलिसी के तौर पे सबको बिल्कुल लेट गो करना पड़ेगा एक दफा, और एक नेशनल डायलॉग पे आना पड़ेगा, नेशनल डिबेट करनी पड़ेगी कि फ्यूचर में देखें हम तमाम सारे मोहब्बत आने रसूल, हम सबके दिल में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात बसती है। सो कलमे के ऊपर अगर आप सियासत करके उस पे फिर अगर वहां पे किसी जगह पे वो सेंसिटिविटी को आप वो फील कर जाते हैं और वो सियासत में उसको ले आते हैं, तो सारे थोड़ा सा स्टेप बैक नून करते के हैं। दौर में आपकी अब ये पार्टी 90 करती की जो रही सियासत और की PLP के धर्मों I का think हिस्सा भी हर बनने की बंदे कोशिश को, करती अब हर बंदे हर पॉलिटिकल पार्टी को अपने उससे सबक सीखना पड़ेगा और फ्यूचर में एक लाइंस ड्रॉ करनी पड़ेगी और एक दूसरे को बैकिंग देनी पड़ेगी। 23 में किसकी हुकूमत आती है, 28 में कौन आएगी, ये फैक्टर्स मौजूद रहेंगे। सियासी जमात के तौर पे तो PLP का भी हक है कि वो पॉलिटिक्स करे। मैं कहता हूँ थोड़ा सा वाइज तरीके से, लेकिन उस बेस के ऊपर थोड़ा सा उसमें अगर ये जो फ्रिक्शन का चैप्टर है वो बंद कर दिया जाए, जहां पे आप स्टेट को थोड़ा सा टेरराइज करें, वो चीजें ना हो। अदरवाइज सियासत तो मजहब दोनों चीजें इकट्ठी चल सकती हैं। MMA ने सियासत की है, किताब पे की है, एवरीबॉडी लिव्ड विद इट, लेकिन अगर उसमें वायलेंस आ जाएगा तो वो शायद थोड़ा सा चैप्टर